नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं 31 मई 2023 के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी मणिपुर से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पहाड़ी इलाके मोरे और कांगपोकपी का दौरा किया और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और चुराचांदपुर, मोरे और कांगपोकपी में आपातकालीन ज़रूरतों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्री ने कांगपोकपी में एक राहत शिविर का भी दौरा किया और कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। यहाँ अमित शाह ने कहा कि हम जल्द से जल्द मणिपुर में शांति बहाल करने और लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले अमित शाह ने हिंसा प्रभावित कुकी जनजाति बाहुल चुराचांदपुर का दौरा भी किया था। यहाँ आपको बता दें कि राजधानी इम्फाल और आसपास के ज़िले मैतेई बाहुल हैं, जबकि पहाड़ी इलाके जनजाति। आज अमित शाह ने इम्फाल में मैती समुदाय के एक राहत शिविर का भी दौरा किया। यहाँ गृह मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प मणिपुर को एक बार फिर से शांति और सद्भाव के रास्ते पर लाने और जल्द से जल्द लोगों को उनके घर वापस पहुंचाने पर है। इसके अलावा अमित शाह ने इम्फाल में राज्य और केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की, जहां उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने, हिंसा रोकने और लूटे गए हथियारों को बरामद करने का निर्देश दिया। अगली सुर्खी कर्नाटक हाईकोर्ट से बनी है। न्यायालय ने अपने एक फैसले में ये माना है कि महिला के शव का बलात्कार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध नहीं होगा। केस क्या था? 2015 का ये मामला है। आरोप है कि 25 जून 2015 को आरोपी ने एक 21 साल की लड़की की हत्या की, फिर उसके शव का बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच और चार्जशीट के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया, अपील की कि मरने के बाद रेप या सेक्सुअल एक्ट, जिसे नेक्रोफिलिया भी कहते हैं, उसके लिए आईपीसी में कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है। प्रोसिक्यूशन पक्ष ने याचिका का विरोध किया, तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 375A और C के प्रावधानों को 1983 में संशोधित किया गया था और नतीजतन मृत शरीर का बलात्कार करना आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय होगा। न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति वेंकटेश नायक टी की पीठ के सामने सवाल था कि किसी डेड बॉडी के साथ यौन संबंध बनाने पर आईपीसी के किस प्रावधान के तहत बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है। मामले में कोर्ट को न्याय के पेचीदा मसलों पर सलाह देने के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी ने यानी न्याय मित्र ने बताया कि वैसे तो भारतीय आपराधिक कानून में नेक्रोफिलिया एक अपराध नहीं है, मगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर के मानवाधिकारों को मान्यता मिली हुई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल गरिमा और सम्मान के साथ जीवन के अधिकार को मान्यता देता है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार भी शामिल है। अंत में पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 377 के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह साफ होता है कि मृत शरीर को मानव या व्यक्ति नहीं कहा जा सकता और इसी वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 375 या 377 के प्रावधान वहां लागू नहीं होते। हालांकि अदालत ने हत्या के लिए उसकी सज़ा को बरकरार रखा है, आरोपी की, दोषी की, और ट्रायल कोर्ट की उम्र कैद की सज़ा की पुष्टि भी की है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर उसने हत्या नहीं की होती, केवल शव का बलात्कार किया होता, तो वो बाइज्जत बरी हो जाता। यही सवाल बेंच के सामने भी होगा, इसलिए उन्होंने सरकार से ऐसे कृत्यों को दंडित करने के लिए एक कानून बनाने पर विचार करने की सिफारिश की है। अगली सुर्खी पहलवानों के प्रदर्शन से है। हरिद्वार में पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। मीडिया के साथ बातचीत में भाजपा सांसद ने कहा है कि अगर जांच में वो गलत पाए गए तो उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इस बात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आप सुन लीजिए। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। इससे पहले 30 मई को प्रदर्शनकारी पहलवानों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मिले मेडल्स को गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी पहलवान 30 मई की शाम हरिद्वार पहुंचे थे। मेडल बहाने से पहले हर की पौड़ी में पहलवान रोते नजर आए। इधर किसान नेता नरेश टिकैत भी शाम को हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने पहलवानों को मनाया। इसके बाद पहलवानों ने मेडल बहाने का फैसला वापस लिया और सरकार को 5 दिन का समय देने की जानकारी सामने आई। अगली सुर्खी पे आते हैं। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में नई जानकारी से जुड़ी है जो सामने आई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने आक्रोश में आकर अपराध नहीं किया था, बल्कि 3 दिन पहले से मर्डर की प्लानिंग वो कर रहा था। जानकारी है कि हत्या में जिस चाकू का इस्तेमाल किया वो साहिल ने हरिद्वार से खरीदा था।
फिर 28 मई की रात को मौका मिलते ही उसने साक्षी पर हमला किया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को अभी तक हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू मिला नहीं है। वो चाकू साहिल ने हरिद्वार से कब खरीदा इसकी जानकारी भी नहीं है। पुलिस को साहिल ने अपने बयान में बताया है कि उसने रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास चाकू फेंक दिया था। ये भी जानकारी सामने आई कि साहिल 25 मई को साक्षी से मिलने गया था और उसके दोस्तों के सामने उसने साक्षी को गाली देना शुरू कर दिया था। तब साक्षी के दोस्तों ने साहिल को पीटने की धमकी दी और साक्षी ने भी कथित तौर पर उसे बेइज्जत किया। इसके बाद ही साहिल ने साक्षी के मर्डर का प्लान बनाया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ ठोस मामला बनाया जा रहा है ताकि उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। अगली सुर्खी ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी है। ज्ञानवापी मसले पर हिंदू पक्ष के लिए अच्छी खबर आई है। दर्शक जानते हैं कि 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर की थी और मांग की थी कि उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाज़त दी जाए। हिंदू पक्ष का तर्क था कि मस्जिद एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मस्जिद वक्फ परिसर में बनी थी। मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू महिलाओं की याचिका के खिलाफ अपील डाली थी और पिछले साल 12 सितंबर को वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया था। अपील खारिज होने के बाद इंतजामिया कमेटी चली गई इलाहाबाद हाईकोर्ट और आज हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी की अदालत को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने का रास्ता अब मिल गया है। वाराणसी की एक सिविल कोर्ट 7 जुलाई को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगी। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला किया है। अहिल्याबाई होलकर मालवा की रानी थी। आज उनकी 298वीं जयंती है। इसी अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की मांग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की। फडणवीस ने कहा कि ये मांग लंबे समय से हो रही है और इस पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद इस कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर करने की घोषणा कर दी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया था। आखिरी सुर्खी में आपको एक राहत की और ज़रूरी खबर सुनाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने आज जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी कर दिए। जनवरी से मार्च के क्वार्टर में भारत की जीडीपी 6.1% बढ़ी। पिछले क्वार्टर में ये बढ़ोतरी 4.4% थी। एनएसओ की रिलीज़ में ये बात भी रिपोर्ट की गई है कि भारत की जीडीपी साल 2022-23 में 7.2% की रफ्तार से बढ़ी। हालांकि बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले कुछ कम है। 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.1% थी। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 4.5% चढ़ गया। पिछले तिमाही में ये 1.1% तक सिमटा था। कृषि क्षेत्र के प्रोड्यूस में भी वृद्धि दिखी है। इस रिपोर्ट के बैकड्रॉप में आपको आरबीआई की सालाना रिपोर्ट को भी याद रखना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि 2023-24 के लिए भारत की रियल जीडीपी बढ़त 6.5% रह सकती है, अनुमान था, और अर्थव्यवस्था के 7% तक बढ़ने की उम्मीद है। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।